प्यारे भैया बहन, आज हम कक्षा अष्टम में इतिहास विषय में पाठ 4 औपनिवेशिक शासन का जनजातियों पर प्रभाव के विषय में बताएंगे। इसमें मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन का जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा उसके विषय में हम जानेंगे। आप सबों को यह विदित है, अंग्रेज़ों ने भारत में जब किसानों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के अपने कूटनीतियों को अपना करके भारतीय किसानों को परेशान किया और अधिकाधिक कर जो है वसूलने का कार्य किया, उसके बाद उसकी नज़रिया आदिवासियों के ऊपर जाती है। जो आदिवासी आदि अनादि काल से जंगलों में अपने पूर्वजों के अनुयायी बन करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके साथ भी वह अपना कूटनीति, अपना यह हथकंडा भिन्न भिन्न प्रकार के तौर तरीक़ों से परेशान करना शुरू किया। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें भूमि से बेदखल करना। अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को भूमि से बेदखल करने के लिए जंगलों पर अपना आधिपत्य जमा लिया और जंगल को अपने अधीन रख करके अपने अनुकूल अपनी व्यवस्था के हिसाब से जंगलों का देख रेख करने के लिए वह आदिवासियों को उससे बेदखल करना शुरू कर दिया। परंतु दुख की बात तो यह है, ये आदिवासी चाह रहे थे कि हम इस जंगल में शुरू से ही रहते आए हैं, मेरा रहने, कारोबार, कृषि, पशुपालन सब जंगल से ही होता है, लेकिन आज मुझे इस जंगल से जो बेदखल किए जा रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करने के लिए, दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके साथ संघर्ष होता भी है। आगे दूसरा बिंदु है अस्थाई खेती के लिए बाध्य करना। मुख्य रूप से बात यह आती है, ये अंग्रेज़ों का मानना था कि यह आदिवासी लोग जो घुमंतू जीवन व्यतीत करते हैं, घूम घूम कर अपना जीवन बिताते हैं, इससे मुझे कोई लाभ नहीं है। इसलिए लाभ नहीं है कि मुझे अस्थाई रूप से कर नहीं मिलता है। अगर यह अस्थाई होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो जो भूमि इनके अंदर रहेगी या जिन भूमि पर ये कारोबार करेंगे, कृषि कार्य करेंगे, उस भूमि से हम अपने हिसाब से अस्थाई रूप से कर ले पाएंगे। इसलिए उनको यह विवश किया कि आप अपना घुमंतू जीवन व्यतीत नहीं करके आप अपना अस्थाई जीवन व्यतीत करिए। परंतु आदिवासियों को यह रास नहीं आ रहा था, ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वे मानने को तैयार नहीं थे और अंग्रेज उनको मनाने के लिए उनको विवश कर रहे थे। आगे हम देखते हैं जंगल के नियम कानूनों में परिवर्तन। अंग्रेज़ों का मानना था कि ये जंगल जो बहुत समय से आदिवासियों के अधीन है और इस जंगलों का जो आदिवासियों के द्वारा दोहन शोषण या कार्य किया जा रहा है, इस पर अब हमारा अधिपत्य होगा। हमारे आधिपत्य के अंतर्गत ही ये आदिवासी अपना जीवन व्यतीत करेंगे और नहीं तो जंगल छोड़कर इस जंगल से अलग थलग हो जाएंगे। इसलिए अंग्रेज़ों ने जंगलों को 3 वर्गों में बांटा। वह 3 वर्ग है जिसमें मुख्य रूप से वह तीनों वर्गों में बांटकर उसकी कार्य व्यवस्था को भी अलग कर दिया, नियम नियमावली भी बदल दिया, जिसमें आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण। आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण 3 वर्गों में इसलिए बांटा कि कुछ ऐसी जंगल की व्यवस्था थी जिसमें मुख्य रूप से इन आदिवासियों के अनुकूल वह कार्य पशुचारण होते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया और इसमें यह प्रतिबंध लगाया कि अब ये आदिवासी लोग अपने मनचाहे स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं करेंगे। ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्र के जो वन हैं उन पर अभी कुछ समय के लिए इनका प्रवेश रहेगा, लेकिन जो आरक्षित वन हैं उस पर इनका प्रवेश नहीं रहेगा। इसलिए इन्होंने नियम नियमावली बना दिया। आगे हम देखते हैं व्यापारियों एवं साहूकारों द्वारा शोषण। कहा जाता है कि इन आदिवासियों पर जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपने व्यापारियों के माध्यम से और अपने माध्यम से भिन्न भिन्न नियम कानूनों के माध्यम से भारतीय किसानों को मजबूर किए, परेशान किए, उसी प्रकार व्यापारी और अधिकारियों के द्वारा उन आदिवासियों को भी बहुत सी परेशानियां पहुंचाई गई, जिससे बाध्य होकर के उनको इनके साथ संघर्ष करने के लिए, दो हाथ करने के लिए तैयार होना पड़ा। इसलिए कि उनका बहुत शोषण किया गया, बहुत उनको परेशान किया गया, ज़मीन से बेदखल कर दिया गया, जंगल में स्वतंत्र नहीं रहने दिया गया और उनको भिन्न भिन्न प्रकार के करों में बांधने का प्रयास किया गया। इसके चलते वह इन अंग्रेज़ों को
दिक्कू नाम से संबोधित करते थे। उनका मानना था कि जो बाहर से आए हुए लोग हम लोगों के बीच में हम लोगों को परेशान कर रहे हैं वह दिक्कू का है और वो हम लोगों के दुश्मन हैं, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए इनके मुख्य रूप से उनके साथ संघर्ष करने का यही कारण हुआ कि उनके साथ अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिए थे। आगे देखते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन। आदिवासियों के द्वारा बहुत दिनों से जंगलों में अपने हिसाब से, अपने परंपरा के हिसाब से, अपने पूर्वज के हिसाब से भिन्न भिन्न प्रकार के पर्व त्यौहार सांस्कृतिक कार्यक्रम किया करते थे। परंतु अंग्रेजों के द्वारा जब उस पर दबाव डाला गया, उनको मजबूर किया गया और उनके सांस्कृतिक कार्य व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया तो वो बहुत चिंतित हो गए। उनका मानना था कि यह जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक उत्सव है, कार्य है, ये हमारे पूर्वज से ही आ रहा है और आज हमें जो इसके लिए बाध्य किया जा रहा है ये अच्छी बात नहीं है। इससे भी अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके मन में बहुत बड़ी विडंबना आई, बहुत बड़ा चिंता का कारण हुआ और इसलिए उनके खिलाफ वो संघर्ष करने के लिए तैयार हुए। इसके बाद देखते हैं कबीलों के सरदार। आदिवासी समाज के कुछ ऐसे लोग थे जो आदिवासियों के नेतृत्व करते थे और उनके नेतृत्व आदिवासियों के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अंग्रेज़ों को यह लगा कि इन जो कबीले लोग हैं, कबीलों के सरदार हैं, इनको कमज़ोर किया जाए, इनको जंगलों में अस्त व्यस्त जो ये अपने शिकार कर रहे हैं, अपनी व्यवस्थितता को ला रहे हैं, इसको छोड़ करके इनको पकड़कर जेलों में डाल दिया जाए और इन आदिवासियों के नेतृत्व को समाप्त कर दिया जाए, जिससे ये कमज़ोर हो जाए, बिखर जाएं और ये नेता विहीन हो जाए। इसलिए इन आदिवासी समाज के सरदारों को भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिबंधों में, भिन्न भिन्न प्रकार के हथकंडों में बांध करके, जकड़ करके उनको तहस नहस किया जा गया। आगे अब देखते हैं हम प्रमुख आदिवासी विद्रोह। अब जो भी आदिवासी उपनिवेशिक शासन का जनजातियों पर प्रभाव पड़ा, उससे ये सभी जनजाति उब गए और उब करके अब इन आदिवासी लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भिन्न भिन्न प्रकार के विद्रोह किए, जिन विद्रोहों का नाम निम्नलिखित यहाँ दिखाया गया है, जैसे पहाड़िया विद्रोह, रंपा विद्रोह, खासी विद्रोह और संथाल विद्रोह। ये जो 4 विद्रोह है ये आदिवासियों के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ ये विद्रोह किया गया और इन विद्रोह में अंग्रेज और आदिवासियों के बीच बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। इन विद्रोहों के विषय में हम विशेष रूप से देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं जैसे पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया एक आदिवासी समाज की एक जाति थी जो एक लड़ाकू जाति थी और वो अपनी सीमाओं के अतिक्रमण एवं उसके उल्लंघन पर उसको हड़पने के चलते इन अंग्रेज़ों के खिलाफ ये संघर्ष पर उतारू हो गए। उनका मानना था कि यह जंगल जो है प्राकृतिक व्यवस्था है और मेरे पूर्वज इस जंगलों में आदि अनादि काल से रहते आए हैं और आज मुझे इससे जो बेदखल किया जा रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अगर इसके लिए मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के विद्रोह भी करना पड़े तो करेंगे और इसलिए उन्होंने किया भी। दूसरा विद्रोह है रंपा विद्रोह। इस रंपा विद्रोह में आदिवासी उग्रता का एक अद्वितीय उदाहरण है। आदिवासियों के नेता जो अल्लूरी सीताराम राजू थे, वह उनके नेतृत्व में आदिवासी समाज इस रंपा विद्रोह में बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाई और कहा जाता है इस अल्लूरी सीताराम जो है एक बहुत बड़े माने मार्गदर्शक के साथ साथ एक वैद्य भी थे, जिनके चलते दैविक भी शक्ति इनके पास थी। आदिवासी लोगों का मानना है जिनके चलते इनकी ताकत, इनकी वीरता और इनका सूझबूझ आदिवासियों के लिए बहुत अच्छा रहा। आगे देखते हैं खासी विद्रोह। बर्मा युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार का ब्रह्मपुत्र घाटी पर अधिकार हो जाता है, इसलिए उसने इस क्षेत्र को एक सड़क के माध्यम से सिलहट से जोड़ने का प्रयास करता है और इसमें उनका वर्चस्व आगे बढ़ता है, लेकिन आदिवासियों ने इसे बढ़ना देना नहीं चाहता है और उसके साथ संघर्ष होता है। आगे इसके बाद है संथाल विद्रोह। आप सबों को पता है कि 1856 के संथाल विद्रोह की मुख्य विशेषता थी आदिवासियों का अत्यधिक उग्र आवेश एवं ब्रिटिश शासन का खुला विरोध। 1856 के समय में आदिवासी लोगों ने अंग्रेज़ों के विरोध में खुलकर अपना विद्रोह शुरू किया।
जिससे अंग्रेज़ों को यह समझ में आ गया कि यह आदिवासी मानने को तैयार नहीं है और मेरे साथ यह संघर्ष करेंगे। आगे संथाल विद्रोह की चपेट में तत्कालीन उड़ीसा, अब उड़ीसा, झारखंड एवं बिहार प्रदेश है, जिसमें मुख्य रूप से ये सारी बातें आती है। आगे चलकर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में भी यह मुंडा विद्रोह होता है, जिसमें बिरसा ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। उसको विवश करके 1895 में जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन फिर वो 97 में जब जेल से बाहर आते हैं तो फिर अपने आदिवासी समाज को एकत्रित करके आगे बढ़ते हैं और इस आधार पर अंग्रेजों का चक्का छुड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आदिवासी और अंग्रेजों के बीच में यह सभी संघर्ष जो हुआ, यही सब अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच का यह संघर्ष है। और पाठ 4 में हमने यही पढ़ा। आगे फिर हम इस पाठ को पढ़ करके इसका प्रस्तर बनाएंगे और फिर अगला पाठ की तैयारी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।